हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 3 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। आज के न्यूज़पेपर में कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं। एक तो क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके है, जो यूरोपियन यूनियन लेके आ रहा है, उसका भी प्रोविजनल फॉर्म आया है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसमें क्या चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। आरटीआई एक्ट में क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं उस पे बात करेंगे। और वो जो कथन है वो है यशोवर्धन आजाद जी के, जो कि फॉर्मर सीआईसी रहे हैं। एक और कंसेप्ट दिया गया टोकेनिज्म, इसका क्या मतलब होता है। डाटा जेम्स में हम लोग आज देखेंगे कि जो स्कूल्स हैं कितने वो डिजिटली रेडी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स इन पर्टिकुलर। और जो लास्ट चीज होगा आज के वीडियो में वो होगा मॉडल आंसर, जो प्रीवियस डे क्वेश्चन है उसको लेके। तो हम लोग आते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, ये है क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके। तो क्रिप्टो रेगुलेशन, क्रिप्टो को रेगुलेट करना अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा जो वोलेटिलिटी है जिसकी वजह से इस पे आप रिलाई करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इसका यूज जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में किया जा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहने का मतलब कि ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, तो उन सारे चीज़ें में इसको यूज किया जा रहा है। और इसको क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि इसका ट्रेस करना मुश्किल होता है, तो इससे जो छिपने का जो चीज़ है वो आसानी से, जो कल्प्रिट है, जो गुनाहगार है, वो छिप जाएगा इसको यूज करते हुए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो इसका यूज जो है अभी जो साइबर अटैक्स हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो ये दिखाता है कि इसको रेगुलेट करना जरूरी है। अब रेगुलेट करना तो जरूरी है, लेकिन इसको रेगुलेट करेंगे कैसे, क्योंकि इसमें ही प्रॉब्लम है। तो उस सारी चीज को हम लोग आगे देखते हैं कि क्यों मुश्किल है इसको रेगुलेट करना। क्योंकि और कोई करेंसी है उसमें अगर आपको रेगुलेशन लाना है तो वहां पे आप बहुत ही इजीली उस रेगुलेशन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी है, उसी के अंदर वो करेंसी चल रही है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री का जो लिमिटेशन है उसको ये ब्रीच करता है, उसको तोड़ देता है। फिर दूसरा क्या है कि कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही हो या फिर जो इशू कर रही हो, ये एक प्रॉब्लम है। इसी के एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं बिटकॉइन में, तो टोटल जो बिटकॉइन रिलीज किया जा सकता है वो 21 मिलियन है। इस 21 मिलियन का 19 मिलियन सर्कुलेशन में है, और जो नंबर ऑफ क्रिप्टो वैलेट्स हैं वो ग्लोबली 75 मिलियन है, 75 मिलियन। तो इस वजह से कि कोई सेंट्रल एजेंसी ना होने की वजह से वहां पे रेगुलेशन इन्फोर्स कर पाना मुश्किल है। अब इसके रेगुलेशन के लिए जो यूरोपियन यूनियन है वो एक प्रोविजनल एग्रीमेंट पे आया है। उसका नाम दिया गया है रेगुलेशन ऑफ मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, MICA, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, उसके लिए। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूरोप ने ही अभी जो डाटा प्राइवेसी है उसके लिए गाइडलाइन लेके आया था। यूरोप में ही ये चीज स्टार्ट हुआ। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल्स रेगुलेशंस, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, ये 2016 में लेके आया था, ये 2018 में इंप्लीमेंट हो गया। तो इसमें काफी ऐसी चीजें थी जो कि डाटा प्रोटेक्शन और जो इंडिविजुअल प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात यहां पे हुई है। तो ये जो GDPR है इसमें काफी नई नई चीजें आई, जैसे राइट टू फॉरगेट। अगर आपको अपना डाटा इरेज करवाना है तो आप वहां पे इरेज करवा सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि मतलब अगर आपका डाटा लिया जा रहा है उसका कैसे यूज किया जाएगा उसका आपसे कंसेंट लिया जाएगा, उसके बेसिस पे ही उस डाटा को यूज किया जा सकता है, उसका कोई भी मिसयूज नहीं किया जा सकता है। तो ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे पूरे दुनिया में डाटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामने आया है। इसी लाइन पे जो यूरोप का रेगुलेशन ऑफ मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स है
उससे उम्मीद की जा रही है कि ये सामने आगे आएगा इसी लाइन पे। इसके अंदर का प्रोविजन हम लोग देखते हैं कि प्रोविजन क्या क्या है इसमें। तो ये प्रपोज करता है क्रिप्टो एसेट सर्विस और क्रिप्टो एसेट जो इशूअर हैं उनको रेगुलेट करने की। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको लाइबल हेल्ड किया जाएगा, उनको जिम्मेदार माना जाएगा अगर इन्वेस्टर जो है अपना एसेट लूज करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हुए, अगर ये उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ है तो ये प्रपोजल है। दूसरा ये कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं उसको क्रिप्टो से अलग बताया गया है यहां पे, क्रिप्टो करेंसी से, और ये चीज बोला गया है कि इसको अलग से हम लोग रेगुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लिया जाए एक स्टेबल कॉइन का तो वो टेरा यूएसडी, ये एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे दिखाया गया था। अब टेरा यूएसडी का कोई अपना एडिक्वेट अपना खुद का रिजर्व नहीं था, और जो इसका सिस्टर कॉइन लूना है उसी पे ये रिलाई कर रहा था कि उसका जो डिमांड सप्लाई है उसी पे निर्भर कर रहा था। अब सडनली लूना क्रैश हो गया। लूना एक बिटकॉइन, एक क्रिप्टो करेंसी है, वो क्रैश हो गया। वो जैसे ही क्रैश हुआ तो जितने भी इन्वेस्टर थे, लूना वाले तो परेशान हुए ही, बाकी जो टेरा यूएसडी वाले थे उनका भी पैसा चला गया। अगर मान लीजिए यही अगर जो स्टेबल कॉइन अगर रेगुलेटेड होता तो जो इशूअर है उनको मेंटेन करना होता 1:1 रेशियो का रिजर्व अपना मेंटेन करते। 1:1 का मतलब यह है कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई के हिसाब से उतना वो रिजर्व अपना बना के रखते। तो इससे क्या है, इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्टेड रहता। तो ये रेगुलेशन यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है क्रिप्टो को रेगुलेट करने का। हमारा लकली जो प्रीवियस डे पे क्वेश्चन दिया था वो भी हम लोगों ने क्रिप्टो पे सेलेक्ट किया था, तो वहां पे भी इस आर्टिकल को हम लोग इसकी जानकारी को उस आंसर में यूज कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना है। आगे आते हैं दूसरा आर्टिकल में। यह है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसमें जो बेल का कंडीशन है उसके रिगार्डिंग जो सेक्शंस हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है अभी। तो उस जजमेंट का नाम हम लोग जान लेते हैं, उसके अंदर में क्या बात हुई है उसको जान लेते हैं। तो जजमेंट का नाम जो है वो है विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो जो बेल के लिए 2 कंडीशन दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत में, वो दिया गया है सेक्शन 45 का सब सेक्शन 1 में। इसमें 2 कंडीशन है कि जब इसमें बेल की मांग की जाएगी, कोई भी आदमी अगर इसमें अगर गिरफ्तार किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत में, तो जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो जो सामने वाला पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि आप बेल को अपोज कर सकते हैं अगर आपके पास वैसा कुछ ग्राउंड है तो। दूसरा ये कि कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी नहीं है और बाहर जाके बेल पे जाके कुछ दूसरा क्राइम कमिट नहीं करेगा। ये कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जो है बेल उसको ग्रांट किया जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन पूरे होने चाहिए। इसी कंडीशंस को चैलेंज किया गया था कोर्ट में, जिसको कि कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। सिमिलर प्रोविजन जो था आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, उसमें भी है, उसमें भी यही चीज है कि आपको वैसे ही बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा। सिमिलर आपका जो नारकोटिक्स एक्ट है 1985 या 87 है, वो थोड़ा सा कंफर्म होना होगा, सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 उसके अंतर्गत में है। और जो टाडा एक्ट था तो उसके टाडा आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए रोकने के लिए था वो, तो उसमें भी यही टाइप का प्रोविजन था। तो एक क्वेश्चन यहां पे ये उठा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है क्या ये उस क्वांटम का है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज के कैटेगरी में आ जाए और फिर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उसके इक्विवेलेंट इसको मान लिया जाए। तब इसमें कोर्ट ने बोला है कि हाँ ये प्रॉब्लम उसी नेचर का है, उतना ही ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, भले ही ये फिनेंशियल है लेकिन इसका इंपैक्ट उतना ही पड़ेगा। इसी वजह से इसमें जो दोनों कंडीशन है बेल के लिए उसको
अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जनरल जो प्रोविजन है हमारे जुडिशियल सिस्टम में वो ये है कि आपको तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक कि आपका गुनाह प्रूफ ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए। तो ये उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है कि आपको गुनाहगार पहले से माना जा रहा है जब तक कि आप खुद ना प्रूफ कर दें कि हमारा इसमें इस केस में कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर दूसरा जो एक और प्रिंसिपल है जिसमें कि बेल को नॉर्म माना गया है, जेल को आपको एक्सेप्शन केसेस में बताया गया है कि जेल एक्सेप्शन केस में दिया जाएगा। लेकिन यहां पे बेल देने में ही रोकने की कोशिश की जा रही है। तो बेल जो है एक्सेप्शन बनता जा रहा है जबकि जेल जो है वो नॉर्म के तौर पे यहां पे निकल के आ रहा है। तो ये मुद्दा अभी काफी बना हुआ है, इसको लेके अभी बातचीत चल रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है अभी एग्जाम में, जो यूपीएससी मेंस अभी आपका जो 16 सितंबर से होने वाला है उसमें। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी अगर आप लोग रखते हैं तो उस आंसर को टैकल करने में आपको काफी सहायता मिलेगी। तो बेसिक क्रक्स जो है वो यही है। आगे आते हैं हम लोग। ये आर्टिकल है आपका आरटीआई एक्ट की इफिकेसी को लेकर के, और लिखने वाले यशोवर्धन आजाद जी हैं जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं और सीआईसी के तौर पे भी, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसके तौर पे भी इन्होंने काम किया है। तो ये क्या क्या प्रॉब्लम है आरटीआई एक्ट में उसको दिखाते हैं थ्रू वेरियस फैक्ट और फिगर। तो वो डाटा हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये बताते हैं कि आरटीआई एक्ट जो है 17 साल कंप्लीट कर चुका है और इसकी वर्किंग को एनालाइज करने की जरूरत है। इसके इशू के तौर पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा बैकलॉग है सेकेंड अपील के लेवल पे। तो जो सेकेंड अपील होता है वो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाता है। पहला जो है इंडिविजुअल डायरेक्टली अपना जवाब मांगेगा। फर्स्ट अपील जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जानकारी मांगी गई है, उसका हेड जो होगा, अथॉरिटी होगा फर्स्ट अपील के लिए। फिर जब सेकेंड अपील आपको फाइल करना है तो उसके लिए जो अथॉरिटी है वो है, अगर स्टेट का मामला है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर सेंट्रल लेवल पे मामला है तो वो मामला सीआईसी के पास जाएगा। तो जो टोटल पेंडेंसी है इसका उन्होंने आंकड़ा दिया है कि जून 30, 2021 तक जो है पेंडेंसी 2.56 लाख इतने अपील पेंडिंग थे जो 26 इंफॉर्मेशन कमीशन हैं कंट्री में उनके पास। फिर दूसरा जो डाटा यहां पे दिया गया है वो है लेंदी वेट टाइम। अब इस आर्टिकल में एक रिपोर्ट कोट किया गया है, सार्थक नागरिक संगठन रिपोर्ट, एसएनएस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ उड़ीसा में अगर देखा जाए तो जो बैकलॉग है उसको क्लियर करने में 6 साल 8 महीने का समय लगेगा, अगर इसी रफ्तार से केसों का डिस्पोजल होता रहा तो, अगर इसमें कोई इसको फास्ट करने की कोशिश नहीं की गई तो काफी लंबा समय लगने वाला है। अगला आ जाता है कि आरटीआई एक्टिविस्ट के ऊपर काफी ज्यादा जो हमला किया जाता है, उनकी जान पे खतरा होता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, उस पे एक डाटा है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट, इसके रिगार्डिंग जो सर्वे किया गया है वो किया गया है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के द्वारा। इन्होंने अपने सर्वे में ये बताया है कि 2006 से अभी तक 99 आरटीआई एक्टिविस्ट ने अपनी जान खोई है, 180 पे हमला हुआ है और 187 ऐसे हैं जिनको धमकी दी गई। तो ये भी आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको दिखा सकते हैं किसी आंसर में अगर जरूरत पड़ी तो। आरटीआई एक्ट का अगर क्रिटिकल एनालिसिस कहीं पे करना होगा तो वहां पे ये सारे आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो पेनाल्टी इंपोज किया जाता है, मान लीजिए समय से जानकारी नहीं दी गई, जो सीआईसी और आईसी हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन और
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उनके पास शक्ति दी गई है कि आप पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। लेकिन इसमें अक्सर देखा जाता है कि हेजिटेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो लोग। अगला एक चीज और है कि इंक्रीजिंग ओपेसिटी, ज्यादा चीजों को छिपाने की कोशिश की जाती है, तो ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ता चला आ रहा है। जबकि आरटीआई एक्ट में साफ साफ बोला गया है कि मैक्सिमम जानकारी आप जो है सुओ मोटो खुद से ही उसको डिस्क्लोज कर देंगे ताकि आरटीआई की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये टेंडेंसी धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कम होती दिख रही है। फिर अगला जो प्रॉब्लम है वो वैकेंसी की बात की गई है। बहुत सारे पोस्ट अभी भी खाली हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन कमीशन ऐसे ही चलते आ रहे हैं, जो कि उनका जो चेयरमैन है वो अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। तो काफी सारे इंफॉर्मेशन कमीशन ऐसे ही चल रहे हैं। फिर जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि अगर इस चीज की जानकारी मांगी जाती है तो किसको भेजा जाए, किसको आगे फॉरवर्ड किया जाए, किस फॉर्मेट में जानकारी दी जानी है। तो ये चीज की जानकारी ज्यादा नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं हर ऑफिस में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उनको ट्रेन किया जाना इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ जो पीआईओज हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, उनका भी एक नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है जैसा कि ऑथर का कहना है, लेकिन फिर भी एक सेट है ऐसे लोगों का जो कि जानकारी देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा यहां पे इसका प्रॉब्लम इस एंड पे दिखता है। वहीं अगर हम लोग जो आरटीआई की मांग करने वाले हैं, जो डिमांड वाला साइड है, उस साइड पे अगर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं तो वहां पे और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको दिखेगा। जैसे जानकारी का अभाव, इस एक्ट में क्या क्या चीजें मांगी जा सकती है, किस फॉर्मेट में मांगी जा सकती है, उसका अभाव है। फिर इसका इंक्लूसिव नहीं है। आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं, देखा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, उनके द्वारा कम आरटीआई आवेदन अभी तक फाइल किया गया है। फिर और प्रॉब्लम देखें तो उसका जो पेमेंट एक्सेप्टेंस वाली बात है कि किस फॉर्मेट में जो 10 रुपए का पेमेंट है वो किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी नहीं है। और अगर देखा जाए तो ऑनलाइन फॉर्मेट में भी आरटीआई अभी दिया जा रहा है, तो वो ऑनलाइन का प्रॉब्लम है कि बहुत जगह पे ऑनलाइन एक्सेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि आरटीआई उतना अभी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा। इस प्रकार से आपका जो आरटीआई में प्रॉब्लम है वो क्लियर कट हम लोगों ने एनालाइज कर लिया है। इससे पूरा कंप्लीट आंसर कोई भी आरटीआई का आता है तो हमारा बन सकता है। अब आरटीआई जो एक्ट है वो हमारे GS2 और GS4 दोनों ही पेपर के सिलेबस में आता है, तो आपको इस टॉपिक को दोनों ही डायरेक्शन से कंप्लीट करना चाहिए। एक तो आपका गुड गवर्नेंस के टूल के तौर पे, और दूसरा क्या है कि कैसे जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन और इस चीज को इंक्रीज करने में आरटीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे चीजों को आपको जानना चाहिए। तो इसको, इस टॉपिक को आप लोग स्वयं से भी कोशिश करेंगे इसको करने का। जो मैक्सिमम आर्टिकल में बातें दी गई थी वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बियॉन्ड हम लोग चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है ये एक टॉपिक है टोकेनिज्म। इस कंसेप्ट के बारे में सिर्फ जो जिस्ट में दिया गया था, द हिंदू से लिया गया है, उसके चीज को समझना ही इंपॉर्टेंट होगा। इसका कीवर्ड अगर आप लोग समझेंगे तो इसको हम लोग एसए या फिर GS4 में यूज कर सकते हैं। तो टोकेनिज्म होता क्या है? टोकेनिज्म कहने का मतलब यह है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को आपने बस नाम मात्र का कहने के लिए रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लेकिन जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन है वो आपने इंश्योर नहीं किया। तो यह है टोकेनिज्म। मतलब क्या है कि आप ऊपर ऊपर से उस आदमी को अपने साथ में ले आ रहे हैं, लेकिन अंदर से, दिल से सपोर्ट अभी भी या फिर उनका पार्टिसिपेशन आप नहीं इंश्योर कर रहे हैं।
बस खाली डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी ये लाने के लिए आप उनको पार्टिसिपेट करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको देखा जाए तो जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन वो टोकेनिज्म के तौर पे ही दिख रहा है। कारण क्या है कि जो स्यूडो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक महिला को सामने आगे खड़ा कर दिया जाता है, उसके बदले उसके जो फैमिली मेंबर हैं वो खुद को जो वार्ड मेंबर या फिर जो प्रधान का पोस्ट है या फिर जो चेयरमैन का पोस्ट है म्युनिसिपल बॉडीज में या पंचायत में, तो वो फैमिली का जो मेल मेंबर है वो ऑक्युपाई कर रहा है, डिस्पाइट कि जो चुनी गई मेंबर है वो घर की महिला है। ये एक टोकेनिज्म का एग्जाम्पल है। ऐसा ही एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए कि आप जो है किसी आदमी से, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, जिससे कि आप इन जनरल अंदर से नहीं चाहते हैं कि आप उससे ज़्यादा बातचीत करें, फिर भी आप ऊपर ऊपर वैसे ही दिल रखने के लिए टोकन के तौर पे उससे बातचीत कर लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके खुद के अंदर जो स्टीरियोटाइप है वो है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ या किसी कास्ट के खिलाफ आपके मन में एक दुर्भावना है बनी हुई, फिर भी आप उससे बातचीत थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो ये टोकेनिज्म है। अब उसको आप साथ में शामिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये टोकेनिज्म को आप हरा रहे हैं, उसको आप डिफीट कर रहे हैं। तो ये हर लेवल पे हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो सकता है, और जो सिस्टम है पूरे सिस्टम के लेवल पे ये चीज हो सकता है। तो ये टोकेनिज्म को कंप्लीटली खत्म करने की जरूरत है अगर हमें सही मायने में डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को लेके आना है हमारे समाज में। तो ये कंसेप्ट जो है हमारा यहाँ पे दिखता है। कहीं पे भी आपको दिखे कि स्यूडो रिप्रेजेंटेशन है तो वहां पे इस कीवर्ड को यूज किया जा सकता है, टोकेनिज्म। ये द हिंदू के आपका टेक्स्ट और कंटेक्स्ट वाला जो सेक्शन है उसमें ये चीज दिया गया था। इसके बारे में काफी सारा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल के तौर पे काफी इवेंट मेंशन किए हुए थे। लेकिन अगर आप लोग स्वयं से इसको खोजें, इंडिविजुअल लेवल पे कितना टोकेनिज्म हमारे समाज में किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या किया जा रहा है, सिस्टम में क्या है टोकेनिज्म के तौर पे, तो बेहतर एग्जाम्पल हम लोग के खुद से निकल के आएगा और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा ही बेहतर आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा और आपके यूज में ये चीज आएगा, आप इसको आंसर में डालेंगे। फिर आगे आते हैं हमारा डाटा जेम का सेक्शन। तो इस वाले सेक्शन में डाटा दिया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे डिजिटल टूल्स को यूज करने में कितना % का गैप है। तो ये डाटा बताता है कि कम से कम 10 ऐसे स्टेट हैं जहां की 10% स्कूल, मात्र 10% स्कूल ही हैं जो कि आईसीटी जो टूल है उससे इक्विप्ड हैं। ये डाटा दिया गया है सरकार के द्वारा, लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है। तो इसमें एक तो आप इसी को ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 10 ऐसे स्टेट हैं जहां की 10% से कम स्कूल जो है आईसीटी टूल से इक्विप्ड हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो अगर आप चाहें तो एक दो एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। जैसे बिहार में ये परसेंटेज 2.60% है, मात्र 2.60 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि आईसीटी टूल से इक्विप्ड हैं। यूपी में यही परसेंटेज 3.08 है, गुजरात में 8.30 है, मध्य प्रदेश में 1.37 है। तो ये 3-4 जो स्टेट्स हैं वहां पे दिखाया जा सकता है। अब इसको यूज आप कैसे करेंगे? एक तो यूज होगा कि एजुकेशन का, जो डिजिटल एजुकेशन की बात की गई थी कोविड पैंडेमिक के दौरान, जो वर्चुअल क्लासरूम की बात की गई थी, तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई डाटा को यूज करना है तो आप ये दिखा सकते हैं, पहला जगह। दूसरा इसका जगह ये है कि वो सारे स्टेट्स में ये प्रॉब्लम दिख रहा है जहां की आपका एजुकेशन को ठीक करने की जरूरत है, तो वहां पे भी हम लोग डिजिटल इंक्लूजन के तौर पे दिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसके अगर हमको ठीक करना है तो इस
जो गैप है इसको फिल करने की जरूरत है। एक दो अगर अच्छा परसेंटेज भी हम लोग को मेंशन अगर याद करने की जरूरत है तो वो हम लोग याद कर लेंगे कि जैसे केरला में जो परसेंटेज है वो 85.99% है। दिल्ली में ये परसेंटेज 92.20 स्कूल्स हैं जो कि डिजिटली इक्विप्ड हैं। तो ये हम लोग दोनों एंड पे ही कुछ कुछ डाटा कलेक्ट करके रख लें ताकि इसको जरूरत पड़ने पे अपने हिसाब से यूज किया जा सकता है। तो ये डिजिटल एजुकेशन का टॉपिक हो गया। डिजिटल एक्सक्लूजन का टॉपिक हो सकता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहां पे आप यूज कर सकते हैं इसको। तो ये सारा एरिया है जहां की इस डाटा को यूज किया जा सकता है। तो जैसा जैसा यूज होगा उसके हिसाब से आप इसको कैरी करें, यूज कंटिन्यू करें अपने आंसर्स में, तभी ये डाटा आप याद रख पाएंगे। और कंटिन्यूअस यूज में रहेगा तो आंसर में ऑटोमेटिकली वो आना शुरू हो जाएगा। खैर चलते हैं हम लोग जो क्वेश्चन प्रीवियस डे पे दिया गया था उस पे। ये क्वेश्चन आपका 2021 GS1 के से लिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये ग्लोबल सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है और क्या ये भारतीय सोसाइटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप डायरेक्टली ही उसके जो डेफिनेशन है वहां पे जा सकते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होता है। ये क्या है, एक डिजिटल लेजर बेस्ड सिस्टम जिसको कि हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं, उस पर आधारित एक करेंसी है जिसको कि एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एल्गोरिदम है, उसको सॉल्व करने के बाद इस करेंसी को माइन किया जाता है। जैसे आप लोग माइन करके मिनरल्स निकाला जाता है, उसी प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको माइन करके निकाला जाता है। अब माइन करके हर किसी में माइनिंग की एबिलिटी नहीं है, इसी वजह से क्या है, जो ऑलरेडी डिजिटल करेंसी माइन किया जा चुका है उसकी ट्रेडिंग भी होती है। ट्रेडिंग मतलब कि एक दूसरा व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी है उससे परचेज किया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए इस परचेजिंग के लिए। अब इसका अगर हम लोग फायदा के तौर पे देखें तो पहला क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन में किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट का कुछ भी चीज का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ईज ऑफ एक्सेस है, एनोनिमिटी देता है, आपका जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। जनरली कोई भी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा उसमें लिस्ट आता है आपका क्रिप्टो करेंसी को यूज करने में। ग्लोबली इसका हम लोग अगर देखें तो अभी $1 ट्रिलियन के पार अभी सिचुएशन वही चल रहा है। ये तो 2 के आसपास चला गया था, क्योंकि वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, इसका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से अभी जो है करंट लेवल इसका 1 ट्रिलियन के आसपास है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। अब देखते हैं कि ग्लोबल सोसाइटी पे क्या प्रभाव इसका पड़ रहा है, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। तो जो पहला पॉइंट है उसमें यह है कि जो करेंसी अपना खुद एक बाउंड्री बनाती है। जैसे इंडिया है तो यहां पे अपना रुपी चल रहा है, रसिया है तो वहां पे रूबेल चल रहा है, यूएसए है उस कंट्री में डॉलर चल रहा है। तो करेंसी अपना खुद एक बाउंड्री बनाती है। लेकिन जो बिटकॉइन या इस तरीके का कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो बियॉन्ड दी बाउंड्री जा रहा है। तो इससे क्या है कि करेंसी इंटीग्रेशन पूरा दुनिया का, पूरे सोसाइटी का वो दिख रहा है। दूसरा पार्ट ये दिख रहा है कि जो अंडरलाइंग करेंसी हम लोग को दिखता है बिटकॉइन में, वो इन जनरल क्या है कि डॉलर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो ट्रांजैक्शन है, मोस्ट ऑफ दी जो माइनिंग है वो वहीं पे उसी क्षेत्र में लिमिटेड है, जो यूएसए का क्षेत्र है। तो ये जो है आपके इकोनॉमी का कुछ पार्ट जो है डॉलराइजेशन हो सकता है। ये चीज जो है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी, उन्होंने भी बोला था कि डॉलराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये संभावित है विथ इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम कैसे है ग्लोबल सोसाइटी को लेके? तो ग्लोबल सोसाइटी में मान लीजिए कहीं पे भी अगर क्राइसिस इस तरीके का आता है जहां की डॉलर प्रभावित होता है तो उससे पूरी दुनिया ही प्रभावित होगी। अब चूंकि करेंसी भी सेम है तो ये प्रभाव जो है ज्यादा दिखेगा अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी पे स्विच कर जाते हैं। तो दूसरा क्या है कि जो करेंसी है
वो उस देश का जो अपना सेंट्रल बैंक है, वहां की जो गवर्नमेंट है, उसका अपना सोवरेन पावर होता है उसके ऊपर। ये उस पावर को ही तोड़ रहा है क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं यहाँ पे। तो उससे क्या है कि जो देश के ऊपर उस सरकार का कंट्रोल है वो प्रभावित हो रहा है। तीसरा जो हम लोग देखें वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने में इससे काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जो डिजिटली इंक्लूड नहीं है, उनको इसके थ्रू ऐड किया जा सकता है जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसमें। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली सोसाइटी से लिंक्ड है कि बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया आर्म्स ट्रेडिंग, हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हो गया ड्रग ट्रैफिकिंग, हो गया। तो ये सारे के पेमेंट में जो है जो क्रिप्टो करेंसी हैं इनका यूज किया जा रहा है। तो ये यूज भी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि एनोनिमस से आपको पकड़ने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कहीं पे लॉग हो नहीं रहा है, तो ये आपको दिखता है कि कहीं से पकड़ाने का कोई खतरा नहीं है, तो वहां पे इसका मिसयूज हो रहा है। तो अगर इसका क्रिप्टो करेंसी को हम लोग बिना किसी रेगुलेशन के अगर लेके आ जाते हैं तो संभावित है कि जो समाज में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, आर्म्स एक्सेस है, वो बढ़ेगा, जिससे कि और भी ज्यादा क्राइम बढ़ने का खतरा बनेगा। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, चूंकि ये क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, तो जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो अगर उस पर कुछ भी खतरा बनता है तो ये समाज में अनरेस्ट क्रिएट करेगा। ये जो समाज में अनरेस्ट क्रिएट करेगा ये पूरे समाज के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। जैसे अभी लूना जो क्रैश हुआ था, लूना एक क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रैश हुआ था। इसके क्रैश करने के बाद फिर काफी इन्वेस्टर का पैसा गया था, जिससे बिल्कुल ही केओस टाइप का सिचुएशन जो इन्वेस्टर थे उनके बीच में बन रहा था। अब अगला क्वेश्चन बोलता यह है कि हैज इट बीन अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी पे भी प्रभाव जो है इसका पड़ सकता है, क्योंकि पूरा दुनिया जो है आपस में कनेक्टेड है। तो यहां पे भी जब इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे समाज पे भी प्रभाव पड़ रहा है, जो हम लोग को दिख रहा है। जैसे पहला अगर हम लोग देखें कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसमें बहुत सारे स्टार्टअप हम लोग को देखने में आ रहा है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे हैं जो कि सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में इंडियन स्टार्टअप के तौर पे खड़े हुए हैं। जैसे वजीरेक्स है, कॉइन DCX है, तो ये काफी सारे ऐसे स्टार्टअप हम लोग को सामने दिख रहे हैं। दूसरा क्या है कि चूंकि ये रिटर्न काफी ज्यादा दे रहा था, अगर इसका सिर्फ बिटकॉइन का अगर आप जर्नी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना रिटर्न है, मतलब 1000-5000 गुना बढ़ चुका है ये पिछले, अगर साल 2 साल का ही पीरियड लें तो अभी फिर से वो वापस से नीचे आ गया है। तो ये इतना ज्यादा रिस्क है इसमें, फिर भी जो है काफी इन्वेस्टर इसमें जा रहे हैं। तो ये हमारे सोसाइटी में जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट में उसकी तरफ बढ़ने का जो टेंडेंसी है उसको भी दिखाता है कि हम लोग अब थोड़ा बहुत रिस्क लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पहले ज्यादातर नहीं था सोसाइटी में। हम लोग ज्यादातर जो है सेफ एसेट में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते थे। तो ये एक सोसाइटी में चेंज के तौर पे दिख रहा है। फिर तीसरा क्या है, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि इंडिया जो था सबसे बड़ा रेमिटेंस अर्न करने वाला कंट्री है दुनिया में। तो 87 बिलियन डॉलर ये इंडिया के जो नेशनल्स हैं उन्होंने वापस घर भेजा है रेमिटेंस के तौर पे। तो ये जो भेजा है पैसा, तो उसमें भी क्रिप्टो एक बड़ा रोल निभा रहा है। जो पैसे वापस आ रहे हैं कंट्री में, तो उसमें जो है क्रिप्टो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जो रेमिटेंस अर्निंग है उसका बहुत ही ज्यादा रोल आप देखते हैं। जैसे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केरला, वहां पे रेमिटेंस अर्निंग का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वहां की इकोनॉमी में। तो रेमिटेंस के भेजने में उसका यूज किया जा रहा है। फिर अगला जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। वो ये है कि हमारे कंट्री में वानाक्राई, ये साइबर अटैक अभी हुआ था कुछ दिनों पहले। ये रैंसमवेयर है एक तरीके का। रैंसमवेयर वो होता है जैसे कि आपके सिस्टम का ही एक्सेस
आपको डिनाई किया जाता है। आपके सिस्टम को मान लीजिए कि होस्टेज ले लिया गया, होस्टेज लेने के बाद फिर आपको तभी आपके सिस्टम का एक्सेस दिया जाएगा जब आप इतना स्पेसिफिक की कोई करेंसी में अगर वो पैसा मांगता है, वो जब पे करेंगे तभी आपको आपके सिस्टम का एक्सेस मिलेगा वापस से। तो ये जो साइबर अटैक्स हैं, इसमें बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी में ही डिमांड की जा रही है। तो ये एक नया प्रॉब्लम दिख रहा है। फिर अगला एक और जो प्रॉब्लम है वो ये दिख रहा है कि जो सोसाइटी है उसमें कुछ को डिजिटल एक्सेस है, कुछ को नहीं है। तो जो सोशल इनइक्वालिटी डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है, तो उसमें जो क्रिप्टो करेंसी है उसका भी एक पार्ट बनेगा, अगर उस लेवल पे कंट्री में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी जाती है। तो ये एक कारण डिजिटल एक्सक्लूजन का, डिजिटल इनइक्वालिटी का बनेगा। अब आ जाते हैं हम लोग कि इसके आंसर के वे फॉरवर्ड में आप क्या करेंगे। तो वे फॉरवर्ड में दो बातें लिखी जा सकती है। एक जो हम लोगों ने आज के आर्टिकल में देखा है कि जो यूरोप लेके आ रहा है मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, इसके रेगुलेशन के लिए जो बिल लेके आया है, जो प्रोविजन लेके आया है, तो इसको ग्लोबल लेवल पे इसको बढ़ाया जा सकता है ताकि इसका यूज भी किया जाए, साथ में इसको रेगुलेटेड भी रखा जा सके। दूसरा क्या है कि इसका जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, उसका काफी जगह पे यूज किया जा रहा है, किया जा सकता है बहुत ही इनोवेटिव तरीके से। इसका इवन बहुत जगह पे इसका वोटिंग में यूज किया जा रहा है, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट में इसका यूज किया जा रहा है। इंडिया में भी ये चीज स्टार्ट हो रहा है। तो ये बातें हैं जो इसको हम लोग इसके कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे रख सकते हैं यहाँ पे। तो आज के जो आर्टिकल है इसमें हमारे पास इतना ही था। और कुछ लोगों ने आंसर लिखा था, लिख के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका कि लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, उसके थ्रू जाके कुछ लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। और जो आंसर इस क्वेश्चन का है वो कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया था, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर उनको इवेल्युएशन भी प्रोवाइड किया गया और आज के सेशन में जो मॉडल आंसर है वो भी बता दिया गया। तो ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसको इससे आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो इसी लेसन के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।